हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRDE 101 जिसका शीर्षक है ग्रामीण सामाजिक विकास, रूरल सोशल डेवलपमेंट के चैप्टर 2 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को बताने जा रहा हूं। हालांकि आपको MRDE 101 में टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है ग्रामीण महिलाओं का विकास, दूसरा चैप्टर है ग्रामीण बाल विकास, तीसरा चैप्टर है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य सुविधा वंचित समूह का विकास, और चौथा चैप्टर है बच्चों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सामाजिक विधान और नीतियां। तो जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो है चैप्टर 2। हालांकि इससे पहले मैं चैप्टर 1 बता चुका हूं। चैप्टर 1 के वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर 1 की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं चैप्टर 2 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी को बताऊंगा। हालांकि चैप्टर 2 जिसका शीर्षक है ग्रामीण सामाजिक विकास, तो चलिए इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 वीडियो है। आज का पहला क्वेश्चन है कि कामकाजी बच्चों की स्थिति पर वर्णन कीजिए, स्थिति का वर्णन कीजिए अथवा काम में लगे बालक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया। अथवा भारत में बाल श्रम के लगातार बने रहने के मुख्य कारण की आप विवेचना कीजिए। अथवा बंधुआ बाल मजदूरी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह भी क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला जानेंगे बाल श्रम या बाल मजदूरी है क्या, कामकाजी बच्चों की स्थिति क्या है, और बाल श्रम रोकथाम या नियमन क्या है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 क्या है, बंधुआ मजदूरी की विशेषताएं क्या है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन कानून 1976 के क्या इंपैक्ट है। तो चलिए एक एक करके सभी बिंदु को जानते हैं। पहला बिंदु जानेंगे कि बाल श्रम या बाल मजदूरी है क्या। तो बाल मजदूरी किसे कहते हैं? जब किसी बच्चे को किसी कल कारखानों में या फिर किसी औद्योगिक क्षेत्र में काम करवाया जाता है, उससे श्रम ली जाती है, उससे क्या होता है, उससे सेवा ली जाती है, तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। उसे हम बाल मजदूरी कहते हैं। मतलब मजदूरी हम हर किसी से नहीं करवा सकते हैं, खासकर हम छोटे बच्चों से नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, 18 साल से ऊपर के बच्चे अगर मजदूरी करते हैं तो वो क्या है, संवैधानिक तौर पे सही है। लेकिन 18 साल से नीचे के बच्चे जिसे शिक्षा की उपलब्धता होनी चाहिए, जिसे शिक्षा जरूरी होती है, जिसे स्कूल जाना चाहिए, अगर वैसे बच्चे को काम करवाया जाता है तो वो बाल मजदूरी के अंतर्गत आता है। हमारे भारत में जनसंख्या का बहुत बड़ा अनुपात गरीबी रेखा के नीचे रहता है, और ये गरीब परिवार अपने उपलब्ध स्रोतों का इस्तेमाल सिर्फ किसी तरह जीवन व्यापन करने के लिए करते हैं। गरीबों के पास संसाधन नहीं होते हैं, इसलिए वो किसी तरह अपने जीवन को काटते हैं, चलाते हैं, जीते हैं। वे परिवार की आय बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को काम पर भेजते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि आखिरकार बाल मजदूरी बढ़ क्यों रहा है या बाल श्रम बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है। तो वो अपने घर के आजीविका को बढ़ाने के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वे लोग जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, जो माता पिता होते हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं, मजदूरी करने के लिए भेजते हैं। ये भी एक बाल मजदूरी का होना का या बाल मजदूरी के बढ़ोतरी का क्या एक मुख्य कारण है। इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण हम बोल सकते हैं, जैसे कि परिवार के वयस्क सदस्य के अस्वस्थ होने से कारण भी क्या होता है, कमाई रुक जाती है। सपोज अगर किसी के घर में क्या है, किसी बच्चे के पिताजी है, लेकिन वो क्या होते हैं, अक्सर बीमार रहते हैं, तो उस दशा में क्या करता है, उस दशा में बच्चे को काम करना पड़ता है। उस घर की आजीविका को चलाने के लिए क्या है, बच्चे को काम करना पड़ता है, क्योंकि उसके गार्जियन क्या है, बीमार है। कभी कभी बीमार रहने के कारण भी, माता पिता का बीमार होना, तो बच्चों को काम करना पड़ता है। ये भी बाल मजदूरी का एक मजबूरी है। साथ ही साथ बाल मजदूरी के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक तीनों कारण जिम्मेवार हैं। कैसे है? तो निरक्षर अभिभावक शिक्षा को, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा को बहुत महत्व नहीं देते हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे, वहां लड़कों की शिक्षा को ही महत्व दिया जाता है, लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है, जिसके कारण भी क्या होता है कि लड़कियों की शिक्षा नहीं हो पाती है और वो निरक्षर रह जाते हैं। विभिन्न कारणों से प्रारंभिक कक्षाओं में ही स्कूल छूट जाना, बच्चों के कार्यक्षेत्र में प्रवेश का रास्ता बंद हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्राथमिक विद्यालय तक ही अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं, मतलब प्राइमरी स्कूल तक का ही शिक्षा जो है वो ग्रहण करते हैं। हाई स्कूल का शिक्षा इसलिए भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं, हो सके कि हाई स्कूल उसके घर से बहुत ज्यादा दूर हो, जो उच्च विद्यालय है उसके घर से बहुत दूरी में हो, तो इस दूरी को तय नहीं करने के कारण भी बच्चे क्या करते हैं, प्राथमिक ज्ञान लेने के बाद स्कूल को छोड़ देते हैं। कामकाजी बच्चों की स्थिति भी अगर देखा जाए तो इसमें
उसकी स्थिति जो होती है वो दयनीय होती है। मतलब बहुत सारे अभिभावक जो होते हैं वो बच्चों के काम करने में कुछ भी गलत नहीं मानते हैं। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे और बोलेंगे कि आप अपने छोटे बच्चे को काम में क्यों भेजते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं मानेंगे, आपकी बातों को नहीं समझेंगे। क्यों? वो बोलेंगे कि वो काम करेंगे तो 2 पैसा मेरे घर में आएगा, हमारी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, हमको कौन पैसा देता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप नहीं समझा सकते, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के जो माता पिता होते हैं वो निरक्षर होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इसीलिए उसमें समझ नहीं होती है और वो अपने बच्चे को कामकाज में भेजते हैं, जो कि बाल मजदूरी को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। कभी कभी किसी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों का या फिर माता पिता का ये भी सोच होता है कि बच्चे व्यस्त रहेंगे तो इससे आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी भी होगी और वो कुछ गलत काम में भी नहीं जाएगा। लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि अगर छोटे बच्चे को बाल मजदूरी कराया जाए तो इससे उसके शरीर पर, स्वास्थ्य पर कुपोषण का कारण बन सकता है, उसके शरीर खराब हो सकती है, वह कुपोषण का शिकार हो सकता है और वो गरीबी चक्र के अंतर्गत आ सकता है। मतलब एक तो वो अपनी गरीबी में जिया, आपने उसके माता पिता गरीबी में जिए, साथ ही उसके बच्चे भी गरीबी में जिएंगे, उसके फिर आने वाले बच्चे भी गरीबी में जिएंगे, क्योंकि उनका तो उत्थान हो ही नहीं रहा, वो बाल मजदूरी करे, उनकी अर्निंग बहुत कम है। तो इस प्रकार क्या है कि वो बाल मजदूरी करते रहेंगे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बाल मजदूरी करते रहेंगे। कामकाजी बच्चों की स्थिति में अगर देखें तो वो दयनीय होती है, साथ ही उसका शोषण होता है। बहुत सारे कल कारखानों में क्या होता है, कामकाजी बच्चों को क्या शोषण होता है, उसे कम मजदूर में काम कराया जाता है। बड़े श्रमिकों को अगर कोई कल कारखाने वाले रखते हैं, मालिक रखते हैं, तो उसे अधिक पैसा देना पड़ता है, लेकिन अगर बच्चों को काम करवाते हैं तो उसे कम पैसा देना पड़ता है। तो इस प्रकार उसका शोषण होता है। और कामकाजी बच्चों जो होते हैं वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, कम एज में काम करते हैं जिससे उसे बहुत तरह की बीमारी उसमें उत्पन्न हो जाती है, वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब बाल श्रम के रोकथाम के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय को अपनाया गया है। इसमें बहुत सारे बिंदुओं को हम अगर देख सकते हैं तो उसमें खास बिंदु हो सकता है कि बाल मजदूरी के शोषण को रोकने के लिए बाल श्रम रोकथाम नियमन कानून 1996 में बनाया गया था। सबसे पहला जो बाल मजदूरी को रोकने के लिए कानून बनाया गया था, उस कानून का नाम क्या है? उस कानून का नाम है बाल श्रम रोकथाम नियमन कानून या बाल श्रम कानून, जो कि 1996 में बनाया गया था। जो कुछ क्षेत्रों में बाल श्रम का नियमन और जांच करता है, ये टीम क्या करती है, ये कहां पे बाल मजदूरी को करवाया जा रहा है, किस दुकान में बाल श्रम काम कर रहे हैं, उसकी जांच करती है, वेरिफिकेशन करता है और उसे प्रतिबंध लगाता है, उसके विरुद्ध में क्या करता है, एक्शन लिया जाता है, कार्रवाई की जाती है, उस दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। अगर कोई दुकानदार अपने दुकान के अंदर छोटे बच्चे को काम करवाते हैं, अगर कोई कारखाने वाले अपने कारखाने में छोटे बच्चे को काम करवाते हैं, अगर इसकी स्थिति का अनुकरण या फिर इसका जांच जो है पता चल जाता है, अगर टीम को पता चल जाता है या फिर बाल श्रम रोकथाम वाले समिति को पता चल जाता है, तो वो उस पर कार्रवाई करते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 के अंतर्गत समस्याओं से निपटने के लिए 3 स्तरीय नीतियां बनाई गई, जिसमें बच्चों को जोखिम भरे उद्योगों और व्यवसायों में काम करने से रोका जाए। बच्चे जोखिम भरे उद्योगों में काम नहीं कर सकते, इसका प्रावधान किया गया इस नीति के अंतर्गत। बाल श्रम रोकथाम नियमन के अंतर्गत इस कानून को बनाया गया कि छोटे बच्चे जो काम करते हैं वो कल कारखानों में या फिर जोखिम भरे उद्योगों में काम नहीं कर सकते हैं और उन्हें अन्य कम जोखिम वाले व्यवसायों में स्थानांतरित किया जाए। अगर बाय चांस ऐसा स्थिति है कि उसके घर के किसी भी सदस्य काम नहीं कर पाते हैं या फिर कोई सदस्य बीमार हैं, जो कि उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोरी हुई है या फिर कमी हुई है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते, काम करते, घर के बच्चे काम करते, आखिरकार उसको इनकम आएगा कैसे? तो वैसी दशा में उसे जोखिम भरे उद्योगों से निकालकर कम जोखिम भरे उद्योग में डाला जा सकता है। इस सिचुएशन में जैसे जोखिम भरा उद्योग क्या हो गया, जैसे सलाई हो गया, बारूद से संबंधित जो कारखाने होते हैं वो जोखिम भरे होते हैं। लगभग जो जहां पे बारूद का काम होता है, बारूद से संबंधित जो कार्य होते हैं वो जोखिम भरे होते हैं, जैसे पटाखा फैक्ट्री, मोमबत्ती फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, ये सब जोखिम भरे फैक्ट्री हुए। ऐसे क्षेत्र में जहां बाल मजदूर बहुयात में है, बहुत संख्या में पाए जाते हैं, वहां अंतर्राष्ट्रीय बाल मजदूरी योजना को लागू किया जाता है और उन्हें पोषक आहार, शिक्षा, व्यवसाय प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं आदि सेवाओं को प्रदान किया जाता है।
बहुत सारे एनजीओ के द्वारा बाल श्रमिकों को बहुत सारी सुविधा दी जाती है। बाल श्रम के प्रचलित क्षेत्रों में बहुत सारे कार्यक्रमों को लागू किया गया है ताकि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सके। जो वो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं उसे ऊपर उठाया जा सके और उसे अपना अधिकार मिल सके, उसे उसका लाभ मिल सके, और उसे बहुत सारी योजनाओं से जोड़ा जाता है ताकि उसकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो सके। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 के अंतर्गत बहुत सारे कार्य योजना को चिन्हित किया गया कि इस कार्य योजना के अंतर्गत बहुत सारे जो बच्चे हैं जो कार्य करते हैं उसे कौन कौन क्षेत्र में काम नहीं कर सकते वो, तो वो कारखानों की क्या सूची बनाए, वो जो फैक्ट्री है उसका सूची बनाया गया। तो उसमें सबसे पहला है कि दिया सलाई उद्योग में वो काम नहीं कर सकते हैं। जो बाल श्रम है या बाल मजदूरी है, जो छोटे बच्चे हैं वो दिया सलाई उद्योग में, जहां पे सलाई माचिस बनता है, जहां माचिस बनता है वहां पे काम नहीं कर सकते, दिया सलाई उद्योग में काम नहीं कर सकते हैं। पॉलिश उद्योग में काम नहीं कर सकते हैं। हीरा पॉलिश उद्योग में, जहां डायमंड का पॉलिश होता है वहां पे काम नहीं कर सकते हैं छोटे बच्चे। कांच के उद्योग में काम नहीं कर सकते हैं छोटे बच्चे। पीतल बर्तन, जो जहां पे फैक्ट्री है पीतल बर्तन की, पीतल बर्तन से संबंधित उद्योग में काम नहीं कर सकते हैं। छोटे बच्चे को कालीन उद्योग में काम नहीं कराया जा सकता है। जहां पे तालों का निर्माण होता है, ताला चाबी का निर्माण होता है, वहां पे भी छोटे बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता है। सिलेट उद्योग में छोटे बच्चों को काम नहीं कराया जा सकता है। इन सभी प्रावधान को राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 में लागू किया गया। 1984 में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जोखिम भरे कामों से बाल मजदूर को हटा लिए जाए। अगर इस प्रकार किसी भी क्षेत्र में बाल मजदूरी पाए जाते हैं तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया। बाल मजदूरी की विशेषताएं तो ये तो अवगुण ही है, लेकिन विशेषताएं क्या है? बाल मजदूरी की विशेषताएं बहुत सारी हो सकती है। तो बाल मजदूरी की विशेषताएं खासकर फैक्ट्रियों वालों के हो सकती है। उसमें क्या है कि जैसे फैक्ट्री वालों को अगर 18 साल से ऊपर या वयस्क को काम कराते हैं, एक मजदूर को काम कराते हैं, मैच्योर मजदूर को, तो उसे बहुत सारे पैसा, मतलब उसे ट्रेन पैसा देना पड़ेगा, अनट्रेन पैसा देना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए 380 रुपया देना पड़ रहा है, किसी को 400 रुपया देना पड़ रहा है, तो उस जगह पे क्या है कि छोटे बच्चों से काम करवा के उसे 200 रुपया में ही हम निपटा सकते हैं। तो ये बाल मजदूरी की जो विशेषता है या फिर जो लाभ है वो फैक्ट्री वालों को ही मिलता है, जो उद्योगपति को ही मिलता है। ये मजदूरों को नहीं मिलता, बधुआ मजदूरों को या बाल मजदूरों को नहीं मिलता है, उसका तो शोषण होता है। अब बाल मजदूर उन्मूलन कार्यक्रम या फिर कानून 1976 क्या है, इसे हम जानते हैं। तो बाल मजदूरी उन्मूलन कानून 1976 का मुख्य उद्देश्य था कि जो छोटे बच्चे काम कर रहे हैं उसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ना। इसके लिए बाल श्रम कानून बच्चों के निर्धारित रोजगार को तय किए कि नहीं, अगर कोई बच्चा बेरोजगार है तो उसे प्रशिक्षण देकर, उसे प्रशिक्षित कर नए कार्य से जोड़ा जाए। इसमें राजनीतिक इच्छा की भी प्रबल प्रकटता हुई है। इसमें राजनीतिक क्षेत्र में भी इस मुद्दे को उठाया गया है कि नहीं, बाल मजदूरी को रोका जाए। बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारे कानूनी प्रावधान किए गए। काम पर लगे बच्चे तथा उसके माता पिता को बहुत सारे अज्ञानता जो फैली हुई थी उसे दूर करने का भी काम किया गया। बाल विकास संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों से बालक के माता पिता को रूबरू कराया जाता है, उसे समझाया जाता है कि नहीं, छोटे बच्चे से काम मत लीजिए। बाल श्रम बहुत सारे जगह अनियंत्रित है, मतलब वहां पे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा काम करते हैं। इसलिए भी काम करते हैं कि उसे क्या है कि 100 दिन का गारंटी रोजगार नहीं मिलता। अभी मनरेगा के तहत क्या है, 100 दिन का रोजगार देने का गारंटी है, लेकिन बहुत जगह नहीं मिलता है। तो जिसके कारण भी क्या है, वो करने के लिए, बाल श्रम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बधवा मजदूर उन्मूलन कार्यक्रम जो 1976 है, उसका मुख्य उद्देश्य था कि छोटे बच्चों को कल कारखानों से निकालकर उसे क्या करना है, उसे नए जगहों पे शिफ्ट करना, उसे प्रशिक्षित कर उसके अनुकूल उसे कार्य देना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए बहुत सारे एनजीओ काम किए, और हालांकि हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी क्या है, ये आदेश है कि आप छोटे बच्चों को काम नहीं करवा सकते, ये कानूनन जुर्म है, ये कानूनन जुर्म है। उसके साथ साथ आपको सलाखे के पीछे भी जाना पड़ेगा। अगर आप काम करवाते हैं छोटे बच्चे से तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। स्वैच्छिक संगठनों के साथ साथ
न्यायालयों का भी कहना है कि छोटे बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं। बधवा मुक्ति मोर्चा बहुत सारे योजना चलाया गया, छोटे बच्चे को बचाने के लिए उसे काम में नहीं रखा जाए, उनका शोषण नहीं हो, इसके लिए बहुत सारे सरकार के द्वारा योजना चलाया गया, जिसमें बधवा मुक्ति मोर्चा, बचपन बचाओ आंदोलन, बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान और बहुत सारे इससे संबंधित जो आंदोलन है या फिर उनसे संबंधित जो कार्यक्रम है उसे लागू किया गया, ताकि बाल श्रम या बाल मजदूरी को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की पोषण संबंधी बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए, अथवा आहार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रकार बताइए, अथवा बच्चों के पोषण में आहार के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया है। अथवा ग्रामीण बच्चों में पोषण संबंधी स्थिति और पोषण संबंधी समान समस्याओं को स्पष्ट कीजिए, अथवा भारत में बच्चों की समझ आने वाली पोषण संबंधित समस्याओं की व्याख्या कीजिए। यह भी क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया है। अथवा विटामिन ए की कमी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला बिंदु है कि ग्रामीण बच्चों के पोषण, बच्चों में पोषण संबंधी समस्या, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, कुपोषण जनित प्रमुख समस्या, रक्त अल्पत्ता जिसे हम एनीमिया के नाम से जानते हैं, बच्चों में अल्प पोषण, बच्चों में स्तनपान संबंधी पोषण, ठोस आहार, बच्चों में आयोडीन की कमी। चलिए सभी बिंदु को एक एक करके जानते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पोषण का संबंध उसके स्वास्थ्य से है। बच्चों का पोषण का संबंध किससे है? बच्चों के स्वास्थ्य से, मतलब उसके हेल्थ से है। अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ रहने के लिए उसे क्या है? पोषण संबंधित तत्वों की आवश्यकता होती है, उसे उपयुक्त अनुकूल भोजन की आवश्यकता होती है, उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अगर किसी बच्चे को संतुलित आहार प्रदान किया जाए, उसे उपयुक्त भोजन प्रदान किया जाए, उसे सभी संबंधित विटामिन से संबंधित जो आहार है उसे प्रदान किया जाए, तो बच्चों में पोषण संबंधी जो विकार है वो उत्पन्न नहीं होगी, बच्चों का पोषण जो है वो सही तरीके से होगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पोषण के लिए बहुत सारे उपाय किए गए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए उचित मात्रा में भोजन की भी आवश्यकता होती है। जो हम खाते पीते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। और आहार का होना, आहार का सही होना, आहार का संतुलित होना, आहार का विटामिन युक्त होना, पर्याप्त पोषण का होना दर्शाता है। आहार में हमें ऊर्जा, शरीर निर्माण, एंजाइम, हार्मोन की संरचना आदि को सुसंगठित रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा के रूप में हम प्राप्त करते हैं। आहार जो है वो हमारे शरीर के कार्य प्रणाली को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों में पोषण संबंधी जो समस्या आती है वो आहार की कमी के कारण आती है, उसे उपयुक्त भोजन की कमी के कारण आती है। उस लोग गरीबी के कारण, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे रहते हैं वो क्या है? निर्धन गरीब होते हैं, और गरीबी के कारण उसे सही पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, जिसकी कमी के कारण पोषण संबंधी समस्या आती है। इसमें खासकर उसमें प्रोटीन की कमी होती है, शरीर निर्माण संबंधी आहार। इसके अंतर्गत पोषण से संबंधित बहुत सारे विटामिन और पोषक तत्व नहीं मिलते, जैसे प्रोटीन हो गया, अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने वाले आहार जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन और खनिज, जल, पर्याप्त मात्रा में जल भी नहीं पी पाते हैं वे लोग। इन सभी चीजों की कमी के कारण बच्चों में पोषण संबंधी समस्या क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है। आहार समूह से संबंधित अनाज, दालें, दूध, फल, सब्जियां, हरी पत्तीदार सब्जियां एवं वसा, चीनी से संबंधित अनिवार्य पोषक तत्वों की कमी भी, और उसके कमी के कारण भी बच्चों में पोषण संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। अब हम लोग जानेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी समस्याओं से जूझना पड़ता है छोटे बच्चों को। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कुपोषण जनित प्रमुख समस्या, उससे भी क्या होता है? उसे जूझना पड़ता है। तो पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समझना, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुपोषण की प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत ही
भयानक होती है, बहुत रिस्क कारक होता है। हम लोग यूजुअली देखते हैं कि पोषित माताएं, जो माताएं अल्प पोषित होती है, वो कमजोर शिशुओं को जन्म देती है। कभी कभी आप देखिएगा कि जो शहरों में रहते हैं, जो कि स्टैंडर्ड हैं, जो अमीर घर से रहते हैं, उन लोगों का जो बच्चा होता है वो गोल मटोल होता है, अच्छा होता है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के जो बच्चे होते हैं वो पतले दुबले होते हैं और ऐसा लगता है कि कुपोषण के शिकार होते हैं। तो आखिरकार क्यों होता है? क्योंकि उन माताओं में जो आवश्यक विटामिन की आवश्यकता होती है उसकी कमी होती है, उसे सही मात्रा में पोषण संबंधित जो भोजन है वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो जो बच्चे को जन्म देती है वो लगभग कमजोर होते हैं। इसलिए विश्व में भारतीय महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर अधिकतम पाया गया है। अपर्याप्त पोषाहार से प्रजनन संबंधित समस्या तथा शिशु मृत्यु में कुपोषण एक महत्वपूर्ण घटक है। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को क्या करता है? प्रभावित करता है। रक्त अल्पत्ता, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, रक्त अल्पत्ता का अर्थ जो होता है वो शरीर में रक्त का कम हो जाना, शरीर में खून का कमी हो जाना। एनीमिया महिलाओं के संदर्भ में गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि मां और शिशु दोनों की मृत्यु के कारण में यही प्रमुख कारण है। बहुत जगह ये आपको देखने को मिलेगा कि जो गर्भवती महिला है वह बच्चे को जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें अधिक खून का बह जाना भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ये कारण की भरपाई इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो क्या होते हैं, वो रक्त अल्पत्ता से ग्रसित होते हैं, एनीमिया से ग्रसित होते हैं, उसके शरीर में रक्त की कमी ऑलरेडी होती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही असामयिक प्रसव और जन्म के समय शिशु के वजन कम होने के खतरों का भी बना रहता है। एनीमिया की आरंभिक जांच महिलाओं को अवश्य करनी चाहिए। इससे जो उस महिला में खून की कमी है उसके पूरा करने के लिए उसे पोषक तत्व संबंधित विटामिन दिया जाता है, पोषक तत्व संबंधित सब्जियों और फल मूल खाने के लिए बोला जाता है। उसे चेकअप कराना चाहिए, समय समय पर डॉक्टर के पास चेकअप कराना चाहिए, ताकि जो रक्त की कमी है उससे संबंधित उसका इलाज हो सके। बच्चों में अल्प पोषण, तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों की लगभग आधी संख्या कम वजन की समस्या से पीड़ित होती है, जो कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन अल्प पोषण का मापक है। जब बच्चे गर्भ अवस्था में रहते हैं, जब बच्चे क्या होते हैं, गर्भ में रहते हैं, जब कोई महिला गर्भ अवस्था में रहती है और बच्चे गर्भ में रहते हैं, उस समय अगर उस महिला को पोषक संबंधित विटामिन या फिर खाद्य पदार्थ को नहीं दिया जाता है, वो नहीं ले पाते हैं, तो उसका प्रभाव उसके बच्चे में भी दिखता है। और वह बच्चा जन्म से लेकर 3 साल तक की आयु तक क्या होते हैं, कम वजन के होते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं। बच्चों में स्तनपान संबंधी पोषण, कभी कभी यह भी देखा गया है कि बहुत सारे माएं जो जन्म के उपरांत बच्चे को स्तनपान नहीं कराती है, जो कि जिससे उस बच्चे को पोषक तत्व संबंधित जो विटामिन है वो नहीं मिल पाता है और वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अल्प पोषण को रोकने के लिए शिशुओं को 6 महीने तक अल्प पोषण रोकने के लिए शिशुओं को 6 महीने की आयु तक मां का दूध दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो पोषक संबंधित तत्वों को ग्रहण कर सके और वो बच्चा क्या हो, वो कुपोषण से बाहर निकल सके, वो पोषित हो सके। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान से मां और शिशु दोनों को महत्वपूर्ण लाभ है, लेकिन कुछ ही बच्चे होते हैं जो जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कर लेते हैं, जिसके कारण वो बच्चे जो होते हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। ठोस आहार, ठोस आहार का संबंध जो है वो 6 से 9 महीने की शिशुओं से है। मतलब 6 से 9 महीने की आयु के शिशुओं को स्तनपान के अतिरिक्त ठोस या गुद्देदार आहार की आवश्यकता होती है, थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए। जैसे 6 या 9 महीने का जो बच्चा है उसको तो स्तनपान की आवश्यकता है ही, उसके साथ साथ गुद्देदार फल या आहार को खिलाना चाहिए, ताकि इस वर्ग में 1/3 जो है बच्चे की विकास हो सके।
मतलब उस जो गुद्देदार या ठोस खाद्य पदार्थ या आहार वो बच्चे को दिया जाए तो उससे भी उसका क्या हो, विकास संबंधी समस्या का जो विकार है वो दूर हो सके, जिससे बच्चे में पोषक संबंधित जो समस्या है उसका निराकरण हो सके और वो एक स्वस्थ जीवन जी सके। बच्चों में आयोडीन न्यूनता। संपूर्ण जनसंख्या के केवल आधे घरों में ही पर्याप्त आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन न्यूनता की समस्या को रोकने के लिए नमक में आयोडीन की मात्रा प्रति 10 लाख में न्यूनतम 15 की मात्रा में होनी चाहिए। मतलब अगर आप रसोई में खाना पकाते हैं तो आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना होगा। आयोडीन युक्त नमक का अगर इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन से भरपूर नमक का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको क्या है, बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। जैसे घेंघा एक बीमारी है जो आयोडीन की कमी से होती है। घेंघा जो गला के नीचे होता है, फूल जाता है, तो घेंघा एक क्या बीमारी है जो आयोडीन की कमी से होती है। तो इस रोग से बचा जा सकता है, वो उस पूरा फैमिली को भी बचाया जा सकता है और बच्चों को भी बचाया जा सकता है। तो बच्चों को घेंघा रोग से बचाने के लिए या फिर आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों से बचाने के लिए आयोडीन की पर्याप्त मात्रा उनके उसके खाद्य पदार्थ में होना जरूरी होता है। इन सभी पहलुओं को, इन सभी बिंदुओं को अपनाकर या बच्चों से संबंधित पोषक तत्वों को सही मात्रा में प्रदान कर, संतुलित आहार को सही मात्रा में प्रदान कर बच्चों की पोषण संबंधित जो समस्या है उसका निराकरण किया जा सकता है, उस समस्या को हल किया जा सकता है। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों में जो पोषण संबंधी स्थिति और समस्या होती है उसका समाधान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं की व्याख्या कीजिए अथवा बच्चों की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं की चर्चा कीजिए अथवा खराब स्वास्थ्य तथा कुपोषण को बढ़ाने वाले घटकों का वर्णन कीजिए अथवा प्रारंभिक या आरंभिक अवस्था में मृत्यु संबंधी कारकों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आरंभिक अवस्था होगा, ठीक है, ये वाले एक्स्ट्रा हो गया है। अथवा आरंभिक वाले अवस्था में मृत्यु संबंधी कारक की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया है। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है कि बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या जिसमें अतिसार या डायरिया है, बाल्यावस्था के रोग है, श्वसन रोग है, खराब स्वास्थ्य तथा कुपोषण को बढ़ाने वाले घटक को जानेंगे और इसके बाद स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाओं को जानेंगे। चलिए सभी को एक एक करके डील करते हैं, सभी बिंदु को हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहला जानेंगे कि बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या है क्या। तो बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का जो सीधा संबंध है वो बच्चों के खराब स्थिति से, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित विकार से है। अगर कोई बच्चा अस्वस्थ है इसका मतलब उसका शारीरिक क्या है, शारीरिक विकार है, उससे वो क्या है, कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित है। तो बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का जो सीधा संबंध है वो बच्चों के शारीरिक विकार से है, शारीरिक समस्या से है, उसके गलत स्वास्थ्य से है। इसके अंतर्गत बहुत सारे बिंदु है। जो छोटे बच्चों में, जो बाल्यावस्था में के बच्चे होते हैं, उसे बहुत सारे रोगों से ग्रसित होना पड़ता है और बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, छोटे में अपने बाल्यावस्था में कुपोषण का भी शिकार हो जाते हैं, वो कुपोषित हो जाते हैं। सही मात्रा में उसे पोषक तत्व तो नहीं मिलता है, नहीं मिल पाता है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि वो निर्धन गरीब क्षेत्रों से हो या निर्धन गरीब घर से हो, जिसके कारण उसे पोषक तत्व नहीं मिल पाता है और वो बच्चों में क्या है, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। इसमें बहुत सारी बीमारियों का भी मुख्य कारण है जिसके कारण बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी खाली पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी के कारण कुपोषण का शिकार हो जाता है या पोषक तत्वों की कमी के कारण बहुत सारे बीमारियों से बच्चे शिकार होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, बहुत सारे बीमारियों से भी बच्चे क्या प्रभावित होते हैं, बच्चा का जो स्वास्थ्य होता है वो प्रभावित होता है, उसके स्वास्थ्य समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है, जैसे अतिसार या डायरिया। अस्वस्थकर या पर्यावरण, जो हमारे आसपास का जो वातावरण है अगर वो सही ना हो, सुरक्षित पेयजल ना मिले, साफ सफाई की कमी हो, तो अतिसार की घटनाएं क्या होती है, बढ़ती रहती है।
डायरिया जो होता है ना, वो देखिएगा गंदगी में होता है। क्या होता है ना कि हम लोग हाथ धोते नहीं है, या फिर छोटे बच्चे हाथ नहीं धोते हैं और वो जो खाना खा लेते हैं, तो उसमें जो हाथ में जो गंदगी लगी रहती है और उसके साथ जो वो खाना खा लेते हैं, तो उससे उसको डायरिया हो जाता है। उसको क्या होता है, वो बार बार शौचालय जाना पड़ता है ना। तो जिसके कारण क्या होता है, उसको लूज मोशन हो जाता है, और इससे उसकी अगर लूज मोशन अति ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो जाए, तो इसके उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका कारण एकमात्र ये कारण होता है, आखिरकार अतिसार बच्चों में क्यों होता है, डायरिया बच्चों में क्यों होता है, तो ये होता है कि आसपास की गंदगी होना, आसपास के क्षेत्रों में गंदगी होना, पेयजल का सुरक्षित ना होना, कुआं का पानी पी जा रहा है ना। कहीं मान लीजिए नल है, तो नल में साफ सफाई नहीं, नल का पानी पी जा रहा है, वो फिल्टर पानी नहीं पी रहा है, वो भी कारण है। साफ सफाई की कमी है, हाथ पर नहीं धोते हैं, तो जिसके कारण वो क्या होते हैं, उससे डायरिया हो जाता है। और डायरिया में क्या होता है, निर्जलीकरण होता है। जो हमारे शरीर में जो पानी अवस्थित है, पानी जो मौजूद है, वो पानी क्या होता है, शौचालय के दौरान वो निकल जाता है, जिसके कारण मृत्यु का भी सामना करना पड़ सकता है, मतलब मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु की यह बहुत सबसे बड़ा कारण है अतिसार या डायरिया। इसलिए डायरिया को हल्का में नहीं लेना है, लेकिन इसके उपाय को अगर हम जाने, तो डायरिया को रोका जा सकता है। इससे जो निर्जलीकरण होता है, हमारे शरीर का जो पानी खत्म हो जाता है, इसको फिर से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जीवन रक्षक घोल जो हम लोग अपने घर में यूजुअली क्या करते हैं, यूज करते हैं। जीवन रक्षक घोल क्या आता है, जिसको ORS के नाम से जानते हैं हम लोग। नमक चीनी का घोल या साधारण घोल पिलाकर अतिसार रोग की घर से प्रभावित ढंग से हम रोकथाम कर सकते हैं। अतिसार को रोकने के लिए नमक चीनी का घोल बनाया जाता है। घर में बना लेता है कि ज्यादा बच्चे को क्या हो गया, लूज मोशन हो गया, तो नमक चीनी का घोल बना के उसे पिला दिया जाता है, ताकि जो शरीर में जो पानी की कमी हुई है उसे रोका जा सके। बाल अवस्था के रोग, बाल अवस्था के रोग बहुत सारे रोग होते हैं। छोटे बच्चे को देखिएगा कि सर्दी खांसी बुखार होता रहता है, तो ये सब जो रोग है वो बाल अवस्था के रोग है। ये होना ही है, सभी को हुआ है। जो जो बाल अवस्था में थे, हम थे, आप थे, जो भी थे, जितने भी लोग बाल अवस्था से गुजरे हैं, सभी को ये चीज करना पड़ा है। वो इस चीज से जूझे हुए हैं। मतलब सर्दी बुखार खांसी टिटनेस खसरा पोलियो, ये सब का होना बाल अवस्था का एक पार्ट है। मतलब देवतिया काली खांसी टिटनस खसरा तपेदिक तथा पोलियो बच्चों को होने वाले 6 घातक रोग है। ये सब जो रोग है वो बच्चों के लिए घातक रोग है, और इनका इलाज अब करने के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से बहुत सारे टीकों का परिजन किया गया, बहुत सारे टीके उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि बच्चों में जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे रोका जा सके। श्वसन संबंधी रोग, श्वसन संक्रमण, सामान्यतः 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चों को निमोनिया जैसे रोगों का सामना करना पड़ता है। इसका संबंध जो होता है वो श्वास संक्रमण से होता है, सांस लेने से होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को निमोनिया के लक्षणों को पहचानने तथा मृत्यु से बचाने के लिए उचित खुराक में रोगाणु निरोधक देने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा नर्सों डॉक्टरों को क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि श्वसन संक्रमित रोग को कैसे रोका जा सके और बच्चों की जो मृत्यु है उसे कम कैसे किया जा सके। खराब स्वास्थ्य तथा कुपोषण को बढ़ाने वाले घटक बहुत सारे घटक हैं। चूंकि स्वास्थ्य तथा पोषण स्थिति का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, अतः खराब स्वास्थ्य के तथा कुपोषण को बढ़ावा देने वाले घटक का इसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है। सामाजिक आर्थिक दशा खराब होना, कुपोषण का शिकार क्यों होता है, खराब स्वास्थ्य क्यों होता है? अगर हमको सही तरीके से खाना नहीं मिलेगा, टाइम में अगर खाना नहीं मिलेगा, तो हम बीमार पड़ेंगे ना, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा ना। तो सामाजिक आर्थिक दशा खराब होना, जिसमें कम आय, अस्वच्छ, आवास की कमी, ये सब अभाव क्या है, शामिल है, जो कि कुपोषण को बढ़ाते हैं। ये सब घटक जो है कुपोषण को बढ़ाते हैं। माता पिता की अज्ञानता और निरक्षरता, विशेष माता पिता में खासकर तो मां को पढ़ी लिखी होना चाहिए, ताकि बच्चों का सही तरह से देख रेख हो सके। तो माता पिता की अज्ञानता तथा निरक्षरता, विशेषकर माता की, जिसके कारण भी क्या होता है, परिणाम स्वरूप बच्चों को अपर्याप्त आहार दिया जाता है, उसे पोषण संबंधित आहार नहीं दिया जाता है, जो कि खराब स्वास्थ्य और कुपोषण को बढ़ाने वाले घटक के अंतर्गत आते हैं। ये सब क्या है, खराब स्वास्थ्य के घटक हैं। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाएं,
इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रमों को, योजनाओं को चलाया गया ताकि स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक, बच्चों तक, महिलाओं तक पहुंचा जा सके। इसके लिए समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप के माध्यम से बहुत सारे समस्याओं का, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए आंगनबाड़ी में एएनएम जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, और वहां पे जो बच्चे से संबंधित जो टीकाकरण है, उसका स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या है उसका समाधान किया जाता है। सरकार के द्वारा हॉस्पिटल को भी बढ़ाया गया है, अस्पताल की सुविधा दी गई है ताकि लोग वहां जाकर क्या हो, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल कर सके, स्वास्थ्य से संबंधित जो इलाज है वो कर सके। और इसमें जो है खासकर बच्चों को ध्यान रखा गया है। बच्चों को शैशव अवस्था में ही सभी प्रकार के टीकों को देने का प्रयोजन किया गया ताकि बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्या खत्म किया जा सके और उसकी जो मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार ग्रामीण बच्चों की शैक्षिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला बिंदु है, जनगणना 2001 के अनुसार बच्चों की शिक्षा क्या थी, बच्चों की शैक्षिक स्थिति क्या है, अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण का क्या रोल है बच्चों की शैक्षिक स्थिति में, बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पूर्ण साक्षरता अभियान 1988, न्यूनतम अधिगम स्तर 1989। तो इसी सभी बिंदु को हम एक एक करके जानेंगे। तो पहला जानते हैं कि जनगणना जो है 2001 के अनुसार ग्रामीण बच्चों की शैक्षिक स्थिति क्या थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात संवैधानिक तौर पर भारत सरकार के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए बहुत सारे योजनाओं को चलाया गया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि 2001 की जनगणना में भी यह स्पष्ट हुआ कि छोटे बच्चों को क्या है, शिक्षा दिया जाना चाहिए या फिर शिक्षा का उसे हक है, प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। 2001 की जनगणना से यह स्पष्ट है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमानित जनसंख्या का साक्षरता प्रतिशत 20% तक बढ़ा है। मतलब आजादी मिलने के बाद सरकार का जो मुख्य मोटिव था, मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ावा देना, और उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे योजनाओं को चलाया गया, बहुत सारे कार्यक्रमों को चलाया गया। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को स्कूल से जोड़ने का कार्य किया गया, और इन सभी होने के बाद जब 2001 में जनगणना हुई और शिक्षा का स्तर जाना गया कि भारत की शिक्षा का स्तर क्या है, तो वो आजादी के बाद जो शिक्षा का स्तर था, आजादी के बाद जो शिक्षा का स्तर था उससे वो 20% तक बढ़ चुका था। बच्चों की शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे एनजीओ भी काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय बनाए जाते हैं, माध्यमिक विद्यालय बनाए जा रहे हैं, उच्च विद्यालय बनाए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा मिल सके। जो दूर दराज के बच्चे जो अल्टर एरिया में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, उसके लिए भी एक निश्चित जनसंख्या के अंतर्गत विद्यालय बनाने का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय शिक्षा प्रशिक्षण क्या है, अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण क्या है, इसे हम जानेंगे। तो अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण जो है वो एक भारत सरकार द्वारा संचालित किया एक समिति है, जो कि 1993-94 के अंतर्गत इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके अंतर्गत 1 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर 94% ग्रामीण जनसंख्या को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। 3 किलोमीटर के भीतर 85% ग्रामीण जनसंख्या को उच्च प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है, और सभी विद्यालयों में नामांकित 15 करोड़ 40 लाख विद्यार्थियों में 9 करोड़ 70 लाख प्राथमिक और 3 करोड़ 40 लाख उच्च प्राथमिक स्तर का नामांकन का प्रावधान है। यह टारगेट है कि शिक्षा को क्या करना है, बढ़ाना है। बुनियादी शिक्षा क्या होता है? बुनियादी शिक्षा होता है कि इतना शिक्षा होना ही चाहिए, यह फंडामेंटल राइट है।
सभी को शिक्षा प्राप्त करना क्या हमारा अधिकार है, सभी शिक्षा प्राप्त करें ये उसका अधिकार है। हम लोगों को बुनियादी शिक्षा का क्या अधिकार है। 1986 की राष्ट्र नीति के तहत अगर देखा जाए तो शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। तो 1986 की राष्ट्र नीति ने केंद्र सरकार के लिए प्राथमिक शिक्षा में उसकी बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका तय की है, जिसके अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा से संबंधित बुनियादी शिक्षा को अपनाया है। मतलब 1986 के राष्ट्र नीति के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। औपचारिक शिक्षा क्या होता है? औपचारिक शिक्षा होता है जो हम स्कूल में जाके प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो औपचारिक शिक्षा होगी। अनौपचारिक शिक्षा क्या हुआ? जैसे हम अपने आसपास से किसी मीटिंग में जाके प्राप्त करते हैं, या फिर कोई परियोजना में शामिल होकर प्राप्त करते हैं, किसी प्रशिक्षण में प्राप्त करते हैं, ये सब शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। वयस्क शिक्षा आप लोग सुने होंगे कि अब वयस्क शिक्षा भी स्टार्ट हुआ था, है ना, जिसमें बूढ़ा बूढ़ी को पढ़ाया जा रहा था, जो वयस्क लोग है उसको पढ़ाने का भी प्रावधान किया गया था। ये वयस्क शिक्षा के अंतर्गत आता है। प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर शिक्षा नीति ने प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर शिक्षा नीति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बालिकाओं के नामांकन के घटने से पैदा होने वाली समस्याओं का भी निराकरण किया है, ताकि जो बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, स्कूल की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसको फिर से जोड़ा जा सके। इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं को चलाया गया, जिसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का अहम भूमिका है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना है वो 1986 में ही स्टार्ट की गई थी। यह योजना राज्य को एक शिक्षक वाले विद्यालयों में और अधिक शिक्षकों की व्यवस्था करने, विद्यालय भवन का निर्माण करने तथा कुल शिक्षकों में आधी संख्या में महिलाओं को नियुक्त करने का लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य जो था वो सभी विद्यालय में शिक्षक की मौजूदगी हो, सभी विद्यालय में शिक्षक की क्या हो, जो कमी हो उसको दूर किया जा सके। अगर विद्यालय में भवन की कमी है तो भवन का निर्माण किया जा सके, और विद्यालय में शिक्षकों में आधी संख्या महिलाओं का हो। पुरुष का तो होगा ही, उसके साथ साथ महिलाओं का हो, सिर्फ पुरुष का ना हो। तो महिलाओं को भी शिक्षक के रूप में नियुक्त करने का काम जो है ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान क्या है? तो शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को बदलकर नए संस्थान के निर्माण के द्वारा ग्रामीण जिलों में शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए धन मुहैया कराया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य है कि सभी जिलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए और इससे जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। इसके लिए आप देख सकते हैं कि जिला स्तर पे भी क्या होता है, शिक्षा विभाग होता है, जिसको हम डीईओ के नाम से जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। जो ऑफिस होता है वहां पे एक ऑफिसर बैठे होते हैं, डीईओ। तो जिला क्या होता है? जिला शिक्षा विभाग होता है। हर एक जिला में क्या होता है? जिला शिक्षा विभाग होता है, और वहां पे प्रशिक्षण संस्थान भी होते हैं। बीच बीच में शिक्षकों को क्या किया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उसे उन्नत करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हर एक जिला में शिक्षा विभाग भी है, जिला शिक्षा विभाग, और प्रशिक्षण संस्थान भी है। पूर्ण साक्षरता अधिनियम 1988 क्या है? तो औपचारिक कक्षाओं द्वारा व्यवसायिक कौशल के प्रशिक्षण के साथ साथ वयस्क साक्षरता निर्देश प्रदान करने के लिए असफल प्रयास के बाद शिक्षा विभाग ने वयस्क साक्षरता को बढ़ाने के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान की ओर रुख किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो जिले के लोग हैं जो कि शिक्षा को छोड़ चुके हैं, बचपन में शिक्षा को त्याग चुके हैं, लेकिन वो वयस्क होने के बाद भी शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे शिक्षा को प्रदान किया जा सके, जिसके लिए पूर्ण साक्षरता अधिनियम 1988 लाया गया। न्यूनतम अधिगम स्तर 1989 क्या है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर को हम जानते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक की जटिलता को शिक्षा के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में पहचाना गया और इसे सुलभ करने का प्रावधान किया गया। मतलब प्राथमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है और पाठ्य पुस्तक है उसको किस प्रकार से कम किया जा सके, उसको सुलभ बनाया जा सके, उसको इजी बनाया जा सके, ताकि बच्चे क्या हो उसमें पढ़े,
बच्चे को बर्डन ना हो, वो स्कूल छोड़ के क्यों भाग जाते, कभी कभी हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है या पाठ्य पुस्तक है वो जटिल है, समझ से बाहर है, तो उस जटिलता को कम किया जा सके, उसे सरल भाषा में समझाया जा सके, उसे इजी वे में समझाया जा सके, ताकि बच्चे क्या स्कूल छोड़कर ना भागे। इससे न्यूनतम अधिगम स्तर अभियान 1989 के अंतर्गत जोड़ा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि छोटे बच्चों को, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, वो स्कूल में आसान भाषा से, अपनी भाषा से, सुलभ भाषा से वो पाठ्यक्रम से संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक शिशु देखभाल का शिक्षा के महत्व तथा विभिन्न कार्यक्रम और सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अथवा आरंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा आरंभिक शिक्षा देखभाल शिक्षा पर नोट लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला है आरंभिक शिक्षा देखभाल तथा शिक्षा, जिसे हम ECCE के नाम से जानते हैं, मतलब एसेंशियल एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन, मतलब आरंभिक शिशु देखभाल तथा शिक्षा, जिसको हम ECCE के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसको हम शॉर्टकट में जानते हैं, मतलब आरंभिक शिशु देखभाल तथा शिक्षा को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? ECCE, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ओके, तो चलिए इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला है आरंभिक शिक्षा देखभाल तथा शिक्षा। ECCE कार्यक्रम के विभिन्न पहलू, शिक्षा सुधार के महत्वपूर्ण सुझाव, खेल सामग्री, ECCE कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, आरंभिक शिक्षा देखभाल तथा शिक्षा के पहुंच, ECCE की विषय वस्तु। तो आरंभिक शिक्षा, जो आरंभिक शिशु देखभाल तथा शिक्षा है क्या, इसे जानते हैं। तो हमारे संविधान ने राजनीति के निर्देशक के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने की घोषणा की है। आरंभिक शिशु देखभाल तथा शिक्षा के अंतर्गत क्या किया गया है? भारत सरकार के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जो हमारे देश के 14 वर्ष तक के जो छोटे बच्चे हैं, उसको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए और वो अनिवार्य शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इसीलिए वो क्या किए हैं? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। ECCE कार्यक्रम के विभिन्न पहलू क्या है? मतलब ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसके अंतर्गत विभिन्न पहलू हैं, जैसे शिक्षा के सुधार से संबंधित। इसमें क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे अनेक कार्यक्रमों से जोड़ा गया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के लिए एक संपूरक और सहायक कार्यक्रम, 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को संतुलित विकास से संपोषित करने वाली तथा बढ़ावा देने वाली कार्यक्रम, जैसे इसके अंतर्गत जो है आरंभिक शिशु देखभाल तथा शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलू के अंतर्गत छोटे बच्चों को पोषण संबंधित तत्वों को देकर उसे शिक्षा दिया जाए, जो कि आंगनबाड़ी है। आप एक छोटा सा उदाहरण देख सकते हैं। आंगनबाड़ी में क्या होता है? वहां पे पोषण संबंधित तत्वों को तो दिया जाता है, खाने पीने के लिए दिया जाता है बच्चों को, जो कि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। वो सभी खाना पीना दिया जाता है, पोषक संबंधित तत्व दिए जाते हैं, और साथ ही साथ उसे ज्ञान भी दिया जाता है, जिससे क्या होता है? उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास होता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? शिशु देखभाल और शिक्षा बोलते हैं। शिक्षा सुधार के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव के अंतर्गत खेल सामग्री है। शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए खेल सामग्री को जोड़ा जाता है। बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, ताकि वो अधिक से अधिक सीख पाए। देखिएगा, आप छोटे बच्चों को जो सिखाया जाता है, खेल खेल में सिखाया जाता है ना। ECCE कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, इसके अंतर्गत जो कार्यकर्ता है, मतलब आरंभिक शिशु देखभाल शिक्षा के जो कार्यकर्ता है, जिसे हम ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। ECCE का फुल फॉर्म क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण क्या था? आखिरकार बच्चा को समझाएगा कैसे? इसके लिए वहां के शिक्षकों को, जो कि बच्चों के शिक्षक है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है कि उसको किस ढंग से सिखाना है, खेल से सिखाना है और अन्य विधि से सिखाना है, तो उस विधि को सिखाया जाता है, उसका समय समय प्रशिक्षण होता है। आरंभिक शिक्षा देखभाल तथा शिक्षा के पहुंच,
इसके कारण क्या होता है, शिक्षा का देखभाल क्या आता है, केयर क्या आता है, उसमें बच्चों के शिक्षा को देने के साथ साथ उसका देखभाल भी होता है ताकि शिक्षा में क्या हो, बढ़ोतरी हो सके। ईसीसी की विषय वस्तु क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आरंभिक शिशु देखभाल के साथ साथ उसको शिक्षा प्रदान किया जाए ताकि बच्चों में जो है शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके और उसके साथ साथ उसका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने की दिशा में क्या क्या सरकारी प्रयास किए गए हैं अथवा औपचारिक शिक्षा, ये उन्हें चारिक हो गया, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, मिसटाइप हुआ है, तो ये क्या होगा, औपचारिक शिक्षा होगा, ठीक है। अथवा औपचारिक शिक्षा की कुछ प्रयोग धर्मी योजनाओं की चर्चा कीजिए, अथवा भारत में अनौपचारिक शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषताओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, या जून 2014 में पूछा गया, अथवा नाली काले आनंददायी अधिगम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भी क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया, अथवा चिन्नारा आंगना, जिसको हम अपने भाषा में क्या कहते हैं, हिंदी भाषा में बाल आंगन कहते हैं, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जून 2012 में पूछा गया, अथवा मकतब द्वारा वैकल्पिक विद्यालय शिक्षा, जो कि असम में ये शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या जून 2013 में पूछा गया, अथवा ग्रामीण बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित प्रयोग धर्मी योजनाओं का वर्णन कीजिए, यह भी क्वेश्चन दिसंबर 2014 में पूछा गया है। इसे हम निम्न द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला जानेंगे प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा योजना, नाली काले आनंददायी अधिगम, सामुदायिक सेल, चिन्नारा आंगला, बच्चों का आंगन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्राथमिक शिक्षा। तो भारतीय नागरिकों में निरक्षा को समाप्त करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों को चलाया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें प्राथमिक शिक्षा का अहम भूमिका है। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है ताकि बच्चे क्या है, शिक्षा से वंचित ना रह सके। इसके अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा योजना को भी जोड़ा गया है। तो बच्चों की बहुत बड़ी संख्या विद्यालय में कभी प्रवेश नहीं करती है। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो विद्यालय जाते ही नहीं है, और विद्यालय में प्रवेश नहीं लेने वाले बच्चों का एक बड़ा समूह या हिस्सा क्या होता है, छूट जाता है, जिसको विद्यालय में जोड़ने का काम जो है अनौपचारिक शिक्षा योजना के तहत किया गया है। केंद्र सरकार ने 1978 में राज्य सरकार और अनेक स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से अनौपचारिक शिक्षा की एक योजना आरंभ की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि 9 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे जो कि विद्यालय छोड़ चुके या विद्यालय नहीं गए हैं, उसके लिए औपचारिक शिक्षा का प्रावधान करना, और इस शिक्षा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए शिक्षा की चुनौती जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है नाली काले आनंददायी अधिगम। ये जो वर्ड है ये कर्नाटक का है, मतलब कन्नड़ वर्ड है, नाली काले आनंददायी अधिगम, ये कन्नड़ वर्ड है, ठीक है। तो कर्नाटक सरकार और यूनिसेफ ने मिलकर मैसूर जिले में शिक्षा में वास्तविक क्रांति लाने के लिए इस योजना को चलाया था, इस योजना की शुरुआत की थी। कक्षाओं की दीवार पर कलात्मक कार्य और रंगीन चार्ट टंगे हुए रहते हैं। इस योजना के तहत आप देखते होंगे जो प्राइमरी स्कूल जाते हैं तो उसमें दीवार में क्या है, चार्ट बना दिया गया है, फलों का नाम लिख दिया गया है, रंगों का नाम लिख दिया गया, पक्षियों का नाम लिख दिया गया है। तो इन सभी चीजों को नाली काले आनंददायी अधिगम के तहत जोड़ा गया ताकि बच्चे अधिक से अधिक सीख सके। बच्चे तो किताब में पढ़ ही रहे हैं, दीवार में देखकर भी पढ़ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत कक्षाओं की दीवार में क्या है, रंगीन चार्ट या फिर चित्र बनाने का प्रावधान किया गया ताकि बच्चे जो है वो अधिक से अधिक सीख सके। नेक्स्ट है समुदायिकता सेल। तो समुदायिकता सेल क्या है, यह शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए है। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यालयों में कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जिनसे समुदाय के सदस्यों को परस्पर मेल जोल का अवसर मिले। इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा करना है ताकि शिक्षा से संबंधित जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों के लिए स्थानीय समुदाय से महत्वपूर्ण सुझाव और समाधान मिल सके। इसमें गार्जियन को भी बुलाया जाता है, कभी कभी होता है ना गार्जियन सम्मेलन। इसमें क्या होता है, बच्चों को तो शिक्षा देते हैं, और गार्जियन सम्मेलन करने से क्या होता है, गार्जियन मीटिंग करने से क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोगों को बुलाया जाता है उससे क्या होता है, वो शिक्षा के बारे में जागरूक करते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, उसे शिक्षा के बारे में जागरूक करते हैं, शिक्षा के लाभ बताते हैं ताकि वो क्या करे, अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय भेजे। तो ये क्या है, समुदाय से कॉन्टेक्ट किया जाता है इस शिक्षा को बढ़ाने के लिए। शिक्षकों के द्वारा
ग्रामीण समुदाय के लोगों से मिलकर एक मीटिंग की जाती है, उसे चर्चा के लिए बुलाया जाता है ताकि क्या हो, शिक्षा को वो समझ सके, शिक्षा के अवसर को समझ सके, शिक्षा के लाभ को समझ सके और वो अपने बच्चे को विद्यालय भेज सके। किन्नारा आंगना जो कि बच्चों का आंगन है, इसे हम जानते हैं। चिन्नारा आंगना जो है ये भी क्या है, एक कन्नड़ भाषा है, ठीक है, साउथ इंडियन ये वर्ड है। इसका मतलब होता है कि बच्चों का आंगन। यह विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को जिनकी पहले पहचान कर ली गई है, ये योजना जो है उन बच्चों के लिए है जो कि पढ़ते पढ़ते किसी कारणवश विद्यालय को छोड़ चुके हैं। तो यह विद्यालय छोड़ चुके बच्चों जिनकी पहले पहचान कर ली है वापस विद्यालय में लाने के लिए शुरू किया गया कि हाँ, रजिस्टर निकाल के देखा गया कि नहीं, ये बच्चा 3 क्लास तक पढ़ा है, ये बच्चा 4 क्लास तक पढ़ा और विद्यालय को छोड़ दिया, 5 क्लास तक पढ़ा और विद्यालय को छोड़ दिया है। उन सभी बच्चों को फिर से विद्यालय कैसे लाया जाए, इस उसे लाने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई जिसे हम चिन्नारा आंगना, जिसे हम बच्चों के आंगन हिंदी भाषा में जानते हैं, इस नाम से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो बच्चे विद्यालय छोड़ चुके हैं उसे फिर से लाया जाए। प्रत्येक विद्यालय को विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों का रिकॉर्ड रखना होता है कि आखिरकार कौन कौन बच्चा नहीं स्कूल आ रहा है। उसका रिकॉर्ड रखने के बाद उसके अनुसार उसे विद्यालय लाने के लिए उससे संबंधित कार्य किए जाते थे। शिक्षक शिक्षण क्षेत्र में इस बात को लेकर बहुत सचेत होते थे कि उन्हें बच्चों को विद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाए, और जो बच्चे विद्यालय छोड़ना चाह रहे हैं, अभी तो क्लास कर रहे हैं लेकिन वो ऐसा संभावना है कि वो बच्चा विद्यालय छोड़ देगा, तो उसे समझाया जाता था कि नहीं, आप विद्यालय मत छोड़िए। बच्चों को समझाया जाता था कि विद्यालय मत छोड़ो, जो विद्यालय छोड़ चुका है उसे तो हम लेकर आ ही रहे हैं, तुम विद्यालय मत छोड़ो। इससे क्या होगा कि पढ़ लिख के साक्षर बन के वो अच्छी आजीविका को कमा सकता है, इसकी भी लाभ को बताया जाता है बच्चे को। साथ ही साथ इस योजना की जो शुरुआत की गई थी और इस योजना को जो सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट किया गया था वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ कर्नाटक एवं अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत की गई थी। कर्नाटक में सर्वेक्षणों के माध्यम से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उसे जोड़ने का प्रावधान किया गया था ताकि बच्चों को स्कूल में फिर से पुनः लाया जा सके और उसे ज्ञान दिया जा सके, उसे शिक्षा से रूबरू कराया जा सके। इन सभी बिंदुओं का जो उद्देश्य था, मतलब प्राथमिक शिक्षा हो, अनौपचारिक शिक्षा हो, या फिर नाली आनंदई अधिगम हो, या समूहता सेल हो, या चिंगारा आंगना योजना हो, सभी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि शिक्षा के स्तर को उन्नत करना। भारत में जो शिक्षा की कमी है, प्राथमिक शिक्षा से जो वंचित बच्चे रह गए, उसको फिर से शिक्षा में जोड़ना, उसे फिर से विद्यालयी शिक्षा प्रदान करना, ताकि उस विद्यालय शिक्षा प्राप्त करके क्या हो, उसके सामाजिक, आर्थिक, मानसिक विकास हो सके, वो क्या हो, समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके और उसका सर्वांगीण विकास हो सके। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं जरूर बनाऊंगा उस टॉपिक में वीडियो। थैंक यू।